बैकलैंड ईस्ट बोरो के एक दो कमरों के फ्लैट में दरवाजा खुला। काले सफेद चेकदार वर्दी वाले पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। एक कदम, दूसरा, तीसरे कदम पर सबने मुंह ढक लिया। कमरे के अंदर खून की तेज दुर्गंध फैल चुकी थी। रेशमी टोपी पहना लैंडलॉर्ड घबराया हुआ बोला कि उसे कुछ नहीं पता, और पड़ोसियों ने भी बदबू महसूस की थी। काले बालों और नीली आंखों वाला इंस्पेक्टर सामने आया। वो सफेद दस्ताने पहनता है और बेडरूम के लकड़ी के दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन अंदर नहीं जाता। वो धीरे धीरे कमरे को देखता है। कोयले का ढेर, बर्तनों से भरी अलमारी, छोटा चूल्हा, साफ लोहे का बर्तन, चिकनी मेज और दो गिरे हुए गोल स्टूल। कमरा असामान्य रूप से शांत था। जहां खून की बदबू और जरूरत से ज्यादा सफाई हो, वहां कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ जरूर होती है। ने इशारा किया और एक बेचारे सिपाही को बेडरूम का दरवाजा खोलने भेज दिया। क्यों बेचारगी, अभी पता चलता है। दरवाजा क्रीटक की आवाज के साथ खुला और खून की बदबू ऐसे बाहर आई जैसे सालों से अंदर ही जमा होकर मौका ढूंढ रही थी। सिपाही ने अंदर झांका और ऐसी आवाज निकाली जिसे इंसान कम और केटल ज्यादा बोलते वक्त निकालती है, और 2 कदम नहीं, सीधा 4 कदम पीछे चला गया। इंस्पेक्टर का माथा सिकुड़ा। उन्होंने सिपाही के कंधे पकड़े, उसे साइड किया और खुद आगे बढ़े। और जैसे ही उनकी नजर कमरे पर पड़ी, उनका एक्सप्रेशन बदल गया। कमरे के अंदर लकड़ी के बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसके हाथ बेड पोस्ट से बंधे हुए थे। वो निर्वस्त्र था। उसके शरीर पर गहरे और हल्के घावों के निशान थे। उसका खून बहुत पहले ही बह चुका था और चादर व कंबल गहरे लाल रंग में रंग चुके थे। ऊपर से एक नजर में साफ दिख रहा था, लोहे के तारों से उसे बांधा गया था ताकि तार उसकी त्वचा और मांस को चीरते हुए सीधे हड्डियों तक पहुंच जाए। कमरा चुप नहीं था, वो बहुत ज्यादा बोल रहा था। मंजर ऐसे पुलिस वालों को भी हिला गया था जिन्होंने आधी जिंदगी लाशें देखकर काटी थी, क्योंकि ये सिर्फ कत्ल नहीं था, इसमें कोई शैतानी सी पूजा पाठ वाली फीलिंग थी, जैसे किसी ने क्राइम नहीं, कोई खतरनाक रिचुअल किया हो। इंस्पेक्टर कुछ बोलने ही वाले थे, तभी दरवाजा खुला और अंदर तूफान घुस आया। 2 लोग, एक हाथ में कैमरा लिए ऐसे भाग रहा था जैसे ऑस्कर लेने आया हो, दूसरा सवालों की मशीन गन लेकर तैयार। एक और मर्डर, ईस्ट बोरो में हाल के दिनों में बहुत ज्यादा कत्ल नहीं हो रहे ऑफिसर, कहीं ये सीरियल मर्डर तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब का माथा सिकुड़ गया। उन्होंने हाथ उठाया, हवा में नहीं, वार्निंग में। सीन में दखल मत दो, वरना तुम्हें अपराधी का साथी माना जाएगा। कमरा थोड़ी देर के लिए और शांत हो गया। फिर उन्होंने उसी सिपाही की ओर देखा जिसे पहले झटका लगा था। खाजिक्स, इन दोनों रिपोर्टरों को बाहर छोड़ाओ और कहो अगर सवाल है तो सीधे सिविलस यार्ड के न्यूज डिपार्टमेंट से पूछें। जब दोनों रिपोर्टर बाहर निकाल दिए गए, कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया और इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस छोड़ी। फिर से अखबारों में आ गया। कमाल है। कट सीन, एम्प्रेस बरो में अर्ल हॉल की आलीशान कोठी। डिनर खत्म हो चुका था। ऑड्री आराम से एक्टिविटी रूम में बैठी थी और बैकलन इवनिंग न्यूज़ पढ़ रही थी। जैसे ही उसकी हल्की बड़बड़ाहट सुनाई दी, अर्ल हॉल ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस छोड़ दी। ईस्ट बोरो में ये कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि वहाँ लगभग हर रोज़ कोई न कोई मरता है। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है। ऑड्री ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। हल्की फुल्की बातचीत माँ, पिता और भाई से, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गई, अपने सुनहरे बालों वाले गार्ड के साथ। सूजी, इंसान और कुत्ता बिना एक शब्द बोले एक दूसरे की बातें समझ लेते थे। सूजी दरवाजे पर ऐसे खड़ी हुई जैसे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर हो। ऑड्री ने दरवाज़ा लॉक किया, फिर वो अपने बिस्तर पर बैठी और धीरे धीरे मिस्टर फूल का सम्मानजनक नाम जपने लगी। कुछ ही सेकंड बीते और एक गहरी लाल रंग की रोशनी भड़कती हुई आई और सब कुछ डुबो गई। ऑड्री सीधे पहुंच गई धूसर कोहरे के ऊपर और खुद को पाया एक भव्य प्राचीन महल के अंदर। साइड में एक छोटा सा कमरा दिखा, दाग धब्बों वाला दरवाजा आधा खुला हुआ। उसने मन ही मन सोचा,
पहले वाले कन्फेशन रूम से तो ये कहीं बेहतर है, लेकिन ये मिस्टर वर्ल्ड के स्वभाव से मैच नहीं करता। कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। सोचते हुए वो अंदर गई, दरवाज़ा चुपचाप बंद किया। पहले भी उसकी एक फॉलोअप सेशन हो चुकी थी द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो के साथ। तब उसे लगा था कि वो पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन अब फिर से इलाज की रिक्वेस्ट। डाउट थोड़ा, क्यूरियोसिटी बहुत। अंधेरे और थोड़े बड़े कमरे के अंदर ऑड्री दीवार से टिक गई, जहां साफ लग रहा था कि उस पार कोई खड़ा है। उसका शरीर धीरे धीरे फिसला और वो घुटनों के बल बैठ गई, पैर तिरछे रखे हुए। कमरे का माहौल शांत और असामान्य रूप से सुकून भरा। उसने खुद को स्टडी किया और हल्की ब्रिस्क आवाज में बोली, गुड इवनिंग मिस्टर वर्ल्ड। और जैसे ही उसके शब्द खत्म, उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने पहले ही समझ लिया था। बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड की हालत, या आम भाषा में कहें तो कुछ बहुत अलग था। केवल साफ बातों में कहें तो उसका मूड पूरी तरह टूटा हुआ था। उदास, हतोत्साहित, भ्रमित, डिप्रेस्ड और किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं। और ये उसकी पिछली हालत से बिल्कुल अलग था। इस बार क्या हुआ? ऑड्री ने हल्के से अपने होंठ दबाए और शांति से अपना फैसला लिया। फिर इस्तेमाल किया एक सही टाइम पर प्लकेट। ये साइकियाट्रिस्ट की सबसे काम की ताकत थी। पुराने ज़माने में इसे साइको एनालिसिस कहा जाता था। दीवार के पीछे जो डार्क क्लाउड्स छाए थे वो धीरे धीरे छटने लगे। आखिरकार गेरमन्स पावर की भारी और टूटी फूटी आवाज़ आई, गुड इवनिंग मिस जस्टिस। दीवार के सहारे टिके हुए ऑड्रे फिर से सोची और अपनी पहले वाली प्लानिंग को रद्द कर दिया। उसने तेज मगर शांत टोन बनाए रखते हुए कहा, मैं सच में क्यूरियस हूं कि तुम्हारे साथ हाल में क्या क्या हुआ है। लगता है तुमने बहुत ज़्यादा एनकाउंटर्स किए हैं। बाकी सब छोड़ दो, पहले बस बात करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पुराने दोस्त करते हैं। और अगर मेरी ज़िंदगी में दिलचस्पी है तो मैं भी तुम्हें कुछ मज़ेदार बातें बताने को तैयार हूँ। दीवार के उस पार गेरमन स्पैरो कुछ पल के लिए चुप हो गया। बिना जवाब दिए उसने वापस सवाल दाग दिया, तुम्हें अपने भविष्य से क्या उम्मीदें हैं? ऑड्री की आंखें हल्का सा बगल की तरफ गईं, फिर उसने गंभीरता से जवाब दिया, खुद को बेहतर बनाना, मेहनत करके एक डेमीगॉड बनना, ताकि मैं अपने पिता, माँ और भाइयों की बेहतर तरीके से हिफाजत कर सकूं। फिर थोड़ा रुककर उसने बात का रुख बदल दिया, मैं हाल ही में बर्सरी फाउंडेशन के एप्लीकेंट्स के पास गई थी, बाकी स्टाफ के साथ। उनकी हालत मेरी सोच से भी बहुत खराब थी। रिपोर्ट्स पढ़ चुकी थी और दिमाग से खुद को तैयार भी कर लिया था। फिर भी जब अपनी आंखों से देखा तो मन हिल गया। एक लड़की मुझसे बस कुछ साल छोटी, बहुत दुबली, पेट हर दिन नहीं भरता, और उसके पास सिर्फ 2 फटी हुई ड्रेसेस हैं। लेकिन जब उसने कहा कि वो पढ़ना चाहती है, उसकी आंखों में जो चमक थी, जो सच्चाई थी, आज तक मैं उसे भूल नहीं पाई। जैसे जैसे ऑड्री बोलती गई, वो महसूस कर पाई दीवार के उस पार का मन बदल रहा है। जो पहले पूरी तरह शांत झील जैसा था, अब उसमें हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। लेकिन साइकेट्रिस्ट बनकर उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। मैंने एक बार एक खूबसूरत शादी का सपना देखा था। सोचा था मेरा प्रिंस आएगा, बिल्कुल पॉपुलर नॉवेल्स जैसा। लेकिन स्पेक्टेटर बनने के बाद समझ आ गया, शायद वो सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अक्सर लोगों के असली ख्याल पढ़ सकती हूँ। उनके झूठ साफ दिख जाते हैं, और ये कंफर्म हो जाता है कि बहुत से लोग उतने अच्छे नहीं होते जितना मैं। मेरी कल्पना से भी ज़्यादा, और इसने दिल पर पानी फेर दिया। शायद कुछ सालों बाद मैं लोगों की खामियों से दोस्ती करना सीख लूं, पर आज की तारीख में ये काम ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। ऑड्री ने नोटिस किया
दीवार के उस पार खड़ा गेरमन स्पैरो हंसी को दांतों में दबाए बैठा था और उसने मौके पर एक और प्लेकेट चलाया, मतलब सीधी भाषा में दिमाग पर ठंडा पानी डाल दिया। फिर आवाज आई, तुमने कभी द सन से ड्रैगन्स की खबर निकाली थी, तो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन का अंदाजा तो होगा। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे माँ बाप और भाई असल में नहीं है और बस स्पेक्टेटर पाथवे के किंग ऑफ एंजल्स की मनगढ़ंत कहानी है, तो तुम्हारा दिमाग क्या गोल गोल घूमेगा? ऑड्रे के अंदर सीधा बिजली की तरह झटका लगा। मैं तो वही खड़ी खड़ी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती और सीधा कंट्रोल हाथ से निकल जाता। फिर उसने असली बात पकड़ ली, तो मिस्टर वर्ल्ड इसीलिए वायर ढीली कर बैठे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना रेत का महल निकला। उसने जवाब नहीं दिया, सीधे मुद्दे पर उंगली रखी। लगता है तुमने उम्मीदों का जनाजा निकलते देखा है। दीवार के पीछे से हल्की हंसी निकली। सच कहूं तो मुझे भी कभी लगा था कि मेरा परिवार है, लेकिन बाद में समझ आया वो सब हवा में महल बनाना था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऑड्री ने ऐसे पूछा जैसे गली के नुक्कड़ पर हल्की फुल्की गपशप चल रही हो। गेरमन स्पैरो कुछ सेकंड तक पूरी तरह चुप रहा, फिर बोला, क्या तुमने वो परी कहानियां सुनी है जो एम्परर रोजेल बच्चों को बड़ा करने के लिए सुनाया करते थे? वो तो मेरी बचपन की यादें हैं। ऑड्री ने मान लिया और ठीक उसी वक्त उसे महसूस हुआ, दीवार के उस पार मिस्टर वर्ल्ड के जज्बातों में हलचल मची हुई है। दबाया हुआ दर्द ऐसे बाहर आने लगा जैसे ढक्कन बंद कुकर सीटी बजाने वाला हो। इस बार ऑड्रे ने प्लेसेट इस्तेमाल नहीं किया। उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन और प्रोफेशनल दिमाग ने कहा, इसे रोको मत, इसे उगलने दो। फिर धीमी और टूटी हुई आवाज आई, तुम स्लीपिंग ब्यूटी और उसके राजकुमार की कहानी जानती हो, है ना? फिर एक पल की खामोशी और जैसे दिल से शब्द खींच लिए गए हों। ऐसा ही एक इंसान था जो गहरी नींद में चला गया और अचानक एक दिन जाग गया। उसे लगता रहा कि उसका परिवार अब भी कहीं है। वो खुद को बेहतर करने में लगा रहा, ये सोचकर कि एक दिन उन्हें ढूंढ लेगा। यही सोच उसकी जिंदगी का ईंधन बन गई। और फिर सच्चाई समझ आई। वो कम से कम 300 साल सो चुका था, शायद 1000 साल या उससे भी ज्यादा। और जो कुछ उसका था वो अब कभी उसे नहीं मिलेगा। उसके दर्द और नुकसान का एहसास ऑड्री के लिए पानी की तरह साफ था और उसी पल उसे सब कुछ समझ आ गया। तो जनाब, हमारे हमेशा उदास रहने वाले, सब कुछ अंदर रखने वाले, दुनिया देखे हुए और दिल से थोड़े निर्दयी मिस्टर वर्ल्ड, उनके भी अपने सपने थे, अपना मकसद था, अपनी वजह थी जिंदा रहने की। और यही बात उसके सॉफ्ट दिल से बिल्कुल मैच करती थी। सच कहें तो काफ़ी दुखद था। ऊपर से भले ही उसने बात किसी फेरी टेल के एग्जाम्पल से शुरू की हो, लेकिन कुछ शब्दों पर उसकी भावनाएं सच में फिसलती दिखी। गहरी नींद, परिवार, 300 साल, 1000 से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। इन शब्दों पर उसका दर्द सीधा सतह पर आ गया। मतलब साफ था, वो किसी बहुत प्राचीन समय से आया इंसान है और किसी अजीब से एनकाउंटर की वजह से आज तक जिंदा है। और ये बात मिस्टर फूल के जागे हुए प्राचीन देवता होने की कहानी से पक्की तरह मैच करती थी। तो अब समझ आया वो उसका ब्लेस्ड क्यों बना। ऑड्री ने होठ दबाए थोड़ी देर सोचा और फिर शांति से पूछा, क्या उसके परिवार ने कुछ कहा? मतलब जब वो जागे तो वो उससे क्या चाहते थे? ऑड्री की नज़र से देखा जाए तो मिस्टर वर्ल्ड अभी पागल नहीं हो रहे थे और ना ही उनका दिमाग किसी बिंदु पर इतना फट रहा था कि सब काबू से बाहर हो जाए। नहीं, असली बात यह थी कि उनकी जिंदगी का मकसद, उनकी एग्जिस्टेंस का रीज़न जैसे किसी ने झटके में उड़ा दिया हो। रिजल्ट, उनका मन एक साइकोलॉजिकल बैरियर में फंस गया था, जैसे कोई दरवाज़ा बंद हो गया हो और कुंजी कहीं खो गई हो। बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। ऑड्री ने बस थोड़ा सा रोड मैप दे दिया, एक शॉर्ट टर्म गोल, ताकि मिस्टर वर्ल्ड अपने जीवन में मीनिंग खोज सकें। धीरे धीरे सब सही हो जाता। चुपचाप और सरीन अंधेरे में
ऑड्रे ने वॉल के दूसरी तरफ गेरमन्स पावर की गहरी भरी हुई आवाज सुनी, नो। जैसा कि सोचा था, ऑड्रे को कोई शॉक नहीं हुआ। वो धीमे से पूछ बैठी, जैसे कैजुअल बातचीत कर रही हो। तो क्या उसने अपने परिवार के आखिरी शब्द ढूंढे? क्या उसने उनके कब्रों का पता लगाया, या ये जानने की कोशिश की कि इतनी लंबी नींद का कारण क्या था? कुछ सेकंडों के लिए वॉल के पीछे स्पिरिट बॉडी गायब हो गई। सन्नाटा ऐसा कि कानों में घंटी बजने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वही होर्स आवाज धीरे धीरे बोली, नो, नॉट येट, नॉट येट। यानी अभी नहीं, पर भविष्य में शायद। ऑड्री की राहत की सांस फूटी। उन्होंने महसूस किया कि गेमन स्पैरो की इमोशनल स्टेट अब पहले जैसी भारी और ग्लूमी नहीं रही, जैसे काले बादल धीरे धीरे छट रहे हों और सूरज की हल्की किरणें दिखने लगी हों। मिस्टर वर्ल्ड अब किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। हाँ, उसके अंदर थोड़ी ड्राइव थी और एक छोटी सी अर्जेंसी की झलक भी दिख रही थी। बस वो अभी कंफ्यूजन की हालत में फंसा हुआ था। यही मौका देखकर ऑड्री ने फिर से प्लेकेट कास्ट किया। इस बार असर पहले से कहीं बेहतर था। कम से कम इतना तो लग रहा था कि मिस्टर वर्ल्ड ने ग्लूमिनेस और डिप्रेशन के एबिस से थोड़ा बाहर निकल लिया था और अब सामान्य इंसान जैसी थोड़ी डीमोरलाइज स्थिति में लौट आए थे। इसके बाद ऑड्री ने ज्यादा दबाव नहीं डाला कि वो क्लूज कैसे ढूंढे या इन्वेस्टिगेशन कैसे करे। ऐसा करना अभी रेजिस्टेंस पैदा कर सकता था। वो डार्क रूम में हल्के नॉड के साथ बोली, बिल्कुल नेचुरल टोन में, हाँ, करने के लिए बहुत कुछ है और सुधारने के लिए भी। शायद तुम्हें कभी किसी उसी ब्लड लाइन के व्यक्ति से मिलने का मौका मिले। शायद उसके परिवार का कोई सदस्य अभी भी जीवित है या किसी वजह से आज तक जिंदा रहा। जीवन का मीनिंग इसी में है कि इसकी पॉसिबिलिटीज अनंत है। सर्च करते समय अपने सराउंडिंग्स को मत भूलना। जिंदगी सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यहाँ कई ब्रांचेस और एलीज हैं। अगर केवल एक रास्ता ही होता तो कितनी बोरिंग जिंदगी होती। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे कैसे अप्रोच करना है, कैसे होराइजन्स ब्रॉडन करने हैं और कैसे डिस्कवर करना है। किताबों में पढ़ी हुई सारी सूटेबल वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हुए ऑड्री अचानक कुछ सोच में पड़ गई। उसकी आवाज़ भी सॉफ्टन हो गई, जैसे किसी ने अचानक बैकग्राउंड म्यूजिक कम कर दिया हो। और हाँ, वो मोटा मास्क मत पहनना। पतले और ट्रांसपेरेंट मास्क की कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान इंटरेक्शन में वैसे भी मास्क पहनता है। कोई अपने प्राइवेट सीक्रेट्स सीधे किसी के सामने नहीं फेंकता। ये खुद को प्रोटेक्ट करने का तरीका है और साथ में दूसरों का रिस्पेक्ट भी करना। ऑड्री ने खुद से सोचा, जब मिस्टर वर्ल्ड के पास थोड़े दोस्त होंगे तो जिंदगी में खुद ब खुद एक नई मीनिंग बनेगी। लेकिन उसने ये बात जुबान पर नहीं लाई, क्योंकि कभी कभी ऐसी बात सुनना सामने वाले को उल्टा पड़ सकता है। जितना सोचा गया उतना ही। गेरमन स्पैरो फिर से चुप हो गया। कंफ्यूजन अभी भी साफ नजर आ रही थी। कुछ सेकंड्स बाद वो आवाज फिर आई। इस बार उतनी होर्स नहीं थी। थैंक यू फॉर स्ट्रेटनिंग मी आउट, और तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए भी। नो, ये सब तुम्हारी अंदर की ताकत का नतीजा है, ऑड्री ने गंभीरता से जवाब दिया। फिर उसने एक आखिरी प्लेकेट कास्ट किया ताकि कंफर्म हो जाए कि मिस्टर वर्ल्ड का मेंटल स्टेट अब नॉर्मल में है और रिलैप्स का कोई डर नहीं। फिर वो सुनी। गेरमन स्पैरो ने कहा, चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है? ऑड्री ने अपनी आवाज़ को थोड़ा एडजस्ट किया और ब्रिस्कली बोली, बिल्कुल, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब भी अगले हफ्ते तुम्हारे पास समय हो, मैं एक और फॉलोअप कर सकती हूँ। और हाँ, अगर संभव हो तो अपने मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ दवा बना लो। इसे 7 दिनों तक लगातार लेना। इंग्रेडिएंट्स हैं 10 ग्राम चमेली पाउडर, 5 ग्राम रोजमेरी पाउडर, 10 मिलीलीटर लेमन बेल एक्सट्रैक्ट। इस दौरान डेजर्ट्स की खपत कम मत करो और खुद को सटेबल तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश करो। डार्क और साइलेंट कमरे में उसने अपने हाथ वॉल पर टिकाए और धीरे धीरे खड़ी हुई। इसी बीच वॉल के दूसरी तरफ से गेरमन स्पैरो की आवाज आई,
कंसल्टेशन फी क्या होगा? ऑड्री ने एक हाथ वॉल पर रखा और सोच में पड़ गई। पहले मुझे स्पेक्टेटर पाथवे के सीक्वेंस 5 का पोषण फॉर्मूला लेना पड़ेगा। शायद मुझे इंग्रेडिएंट्स खोजने में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अगर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स मुझे इंग्रेडिएंट्स देते हैं। उसने अपने होठों के कोनों को हल्का सा कर्ल किया और कहा, जब तुम साउदर्न कॉन्टिनेंट से बैकलैंड लौटो तो वहां का कुछ लोकल प्रोड्यूस मेरे लिए गिफ्ट के रूप में लाना। एक सुपर लग्जूरियस और लाइट ट्रांसपोर्टेशन कोफिन जो 8 लोगों द्वारा उठाया जाता हो। वॉल के दूसरी तरफ क्लाइन को अपने आप को हंसने का कंट्रोलिंग अर्ज आया। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, वॉल से टिके हुए, और मिस जस्टिस को असली दुनिया में वापस भेज दिया। एक हाथ की हल्की लहर के साथ पूरा कमरा गायब हो गया। क्लाइन वापस लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के सीट ऑफ ऑनर पर लौट आया और द फूल का सीट ले लिया। उसके सामने दाईं ओर ब्लैक एम्परर, टायरेंट और रेड प्रीस्ट कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी रखे थे। बाईं ओर क्रीपिंग हंगर था, जिसे लियोनार्ड मिचेल ने मिस मैसेंजर रेनिटे टिनेकयर के जरिए वापस भेजा था। फिर से मिस मैसेंजर को 10,000 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। क्लाइन ने अपनी नजरें हटा ली और राइट हैंड से टेम्पल्स रगड़ते हुए कहा, इंस जैंगविल को स्पिरिट वर्ल्ड से भागने से रोकने के लिए उसने मर्डर की प्लानिंग से पहले रेनेट टिनेकर से कम्युनिकेट कर लिया था। रेनेट का काम था रिवाइवल स्क्वायर के आसपास के सभी स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को चेस करना, और इसके बदले में वही 10,000 गोल्ड कॉइन। एक चीज ने क्लाइन को सच में सरप्राइज कर दिया। 0.8 उससे ज्यादा टेरिफाइंग निकला जितना उसने सोचा था। इंस जैंगविल डेटीज कर्स से सफर कर रहा था और किंग ऑफ एंजल्स एडम ने उस कर्स को ड्रेन कर लिया था। इसके पहले प्रयास में ही उसने एक अननोन क्रीचर को अट्रैक्ट कर लिया जो रेनेट टिनेकर के सील को पार कर सकता था। अगर डेली सिमोन की फोर्सफुल स्पिरिट चैनलिंग और पैक्ट साइनिंग नहीं होती तो इंस जैंगविल शायद सच में एस्केप कर जाता। बेशक डेटीज कर्स के तहत भले ही इंस जैंगविल एस्केप कर ले, हाई चांस था कि वो किसी और मुसीबत में फंस जाए, जैसे अननोन क्रीचर उसे कहीं और खतरनाक जगह फेंक दे या सीधे हार्म करे। लेकिन ये सब क्लाइन के कंट्रोल में नहीं था। 10,000 गोल्ड कॉइन फिर से डेट में जाने का सोचकर क्लाइन को हेडेक हुआ, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट अब पहले से काफी बेहतर थी। ग्रे क्लाउड के ऊपर कोकून और स्टेप्स ऑफ लाइट के पीछे लाइट के डोर को देखकर क्लेन ने ऐसा शौक महसूस किया जैसे कोई नदी अपनी बैंक्स तोड़कर बह निकली हो। उसके सारे एक्सपेक्टेशंस शैटर्ड हो गए। उसका मेडियर्ड वर्ल्ड व्यू, लाइफ आउटलुक और वैल्यूज क्रम्बल हो गए, और उसका पूरा बीइंग एक टर्बिड स्टेट में चला गया, जैसे कोई वॉकिंग ज़ॉम्बी। थैंकफुली उसके अंदर अभी भी जीने की इनेट डिज़ायर बची थी, और उसने समय रहते अपनी प्राइवेट साइकाइट्रिस्ट मिस जस्टिस ऑड्रे को ट्रीटमेंट के लिए खोज निकाला। फ्यू, क्लैन ने गहरी सांस ली और अपने थॉट्स को ककून्स की तरफ मोड़ने की कोशिश की। सीन जो उसने देखा, उसकी पहली रिएक्शन कुछ ऐसी थी। एक बेहद हाई लेवल एग्जिस्टेंस या सील्ड आर्टिफैक्ट ने अलग अलग तरीकों से अर्थ से बड़ी संख्या में लोगों को एक ही समय में ग्रैब कर लिया। यहाँ कुछ लोग लक इनहेंसमेंट रिचुअल यूज कर रहे थे, कुछ ने अजीब सिल्वर प्लेट्स खरीदी और कुछ के फोन्स पर स्ट्रेंज वायरस आ गया। फिर इन ट्रांसमाइग्रेटर्स की सोल्स को ककून के अंदर सील कर दिया गया और उन्हें डोर ऑफ लाइट के ऊपर लटकाया गया, सिर्फ किसी खास अवसर का इंतजार करते हुए ताकि उन्हें रियल वर्ल्ड में भेजा जा सके। क्लाइन के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डोर ऑफ लाइट में कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। ये सिर्फ प्योर इंस्टिंक्ट पर ऑपरेट कर रहा था। इसका मतलब ये था कि जब भी कंडीशंस मीट होंगी, ये ककून को कैटलाइज करेगा और उसमें सील्ड सोल को किसी स्पेसिफिक टारगेट के बॉडी में डिलीवर कर देगा। करंट सर्कमस्टेंसेस को देखकर क्लाइन ने गेस किया कि शायद 2 कंडीशंस हैं। एक, पहले कोई अन्य ट्रांसमाइग्रेटर्स मौजूद ना हो, या पहले के ट्रांसमाइग्रेटर्स फेल या डेड मान लिए गए हों। 2, किसी ऑब्जेक्ट, आइटम या रिचुअल का कॉलिंग आउट होना। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइन मोरेटी ने एंटीगोनस फैमिलीज नोटबुक को फॉलो करके वो डार्क डिविनेशन परफॉर्म किया था।
बाकी सब के बारे में जानना असंभव था जब तक क्लाइन एम्परर रोजेल की डायरी में कॉरस्पॉन्डिंग कंटेंट नहीं ढूंढ लेता। अपनी सारी नॉलेज को मिलाकर उसका करंट थ्योरी सच के बहुत करीब लग रहा था। इससे यह आसानी से समझ में आता था कि क्यों, भले ही हम अर्थ पर एम्परर के समय के ही थे और हमारे बीच 1 साल से भी कम का अंतर था, हमारी एंट्री इनटू द रियल वर्ल्ड 200 साल से थोड़ा अधिक बाद हुई। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही समय में ट्रांस माइग्रेट हुए थे, लेकिन अलग अलग इराज में रिलीज किए गए थे। रियल वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले कौन जाने हमने कितने साल सोते हुए बिताए, जैसे कोई भाई नेक्स्ट डोर में। क्लाइन अपनी चेयर में पीछे झुक गया। उसकी आंखों में हल्की चमक आई और फिर से ग्लूम में डूब गई। ये हाइपोथेसिस उसने डोर ऑफ लाइट की कंडीशंस, अपनी स्थिति और एम्परर की डायरी के आधार पर बनाया था। बेशक इसका मतलब ये नहीं कि कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं थी। अभी क्लाइन के पास उन्हें सपोर्ट करने के लिए एविडेंस नहीं था। उदाहरण के लिए ककून एक ट्रांस माइग्रेटर की लाइफ का रिप्रेजेंटेशन कर सकता था, लेकिन ये क्लाइन के खुद के रिकवरी या स्पिरिट बॉडी में किसी चेंज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता था। और अगर उसका हाइपोथेसिस सच के ज़्यादा दूर नहीं था तो इसका मतलब ये था कि वो अर्थ छोड़ चुका था और कम से कम 200 साल या हज़ारों साल तक ट्रांस माइग्रेट करता रहा। भले ही वो वे और मेथड ढूंढ ले अर्थ लौटने का, फिर भी वो उस जगह वापस नहीं जा सकता जिसे वो अपने घर कहता था। डिस्टेंस का गैप तो फिर भी झेल लिया जाता, लेकिन टाइम का बैरियर वो क्लाइन को अंदर से तोड़ गया। वही दीवार थी जो उसे असली डिस्पेयर में धकेल गई। यही वजह थी कि उसका मेंटल स्टेट एक पल में कोलैप्स हो गया। घर लौटना उसके लिए हमेशा फाइनल गोल रहा था, वही आखिरी सपना, वही अल्टीमेट डेस्टिनेशन। मिस जस्टिस सही थी। अभी बहुत से सवाल अनआंसर्ड थे, बहुत सी परतें खोलनी बाकी थी। डोर ऑफ लाइट के पीछे इतने सारे ट्रांसमिग्रेटर्स को क्यों लटकाया गया था? इसका असली मकसद क्या था? ये सब अरेंजमेंट किसने किया? कितने लोग यहाँ खींचे गए? और वो दूसरा आदमी, वो आखिर गया कहाँ? द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ। क्लाइन ने खुद को जबरदस्ती थिंकिंग मोड में धकेला ताकि फ्यूचर के लिए कोई नया गोल बना सके, क्योंकि जब इंसान के पास गोल नहीं होता तो दिमाग खुद ही हड्डियां चबाने लगता है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो डोर ऑफ लाइट के बस पास जा सकता था, उसे छू नहीं सकता था, पकड़ नहीं सकता था, ध्यान से इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता था। जानकारी निकालने का उसे कोई डायरेक्ट तरीका नहीं था। मुझे रियल वर्ल्ड से क्लूज ढूंढने चाहिए, उसने खुद से कहा। और अगर मैं सीक्वेंस 4 तक पहुंचकर ग्रे क्लाउड और डोर ऑफ लाइट देख सकता हूं, तो सीक्वेंस 2 पर कोई और क्वालिटेटिव जंप होगा क्या? शायद तब मैं इस डोर ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकूं और सच तक पहुंच सकूं। फिर उसने खुद पर ही हल्का सा हंस दिया। 7 लाइट्स, गॉड्स और एरोडीज के एटीट्यूड से प्रभावित होकर मैं तो खुद को ही असली मालिक समझने लग गया था। ग्रे फॉग के ऊपर खुद को देखकर क्लेन लगभग मान बैठा कि वो स्पिरिट वर्ल्ड का कोई बड़ा मास्टर है, लेकिन अब लगता है कि मैं बस एक टेस्ट सब्जेक्ट हूँ जिसे रैंडमली फेंक दिया गया है। एक बार मैं फेल कर दूं, अगला ट्रांसमिग्रेटर आ जाएगा। क्लेन ने लॉन्ग ब्रॉन्क्स टेबल के एज को टैप करते हुए ये सोचा। वो एक और चीज़ को लेकर क्यूरियस था। 3 ब्रोकन कोकन्स, एक खुद का रिप्रेजेंटेशन, एक एम्परर का, तो तीसरा कौन था? चैप्टर 949, डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। क्लाइन का पहला सस्पिशन टारगेट निस्संदेह एल्फ किंग सोनियाद्रिम था। ये एंशिएंट गॉड चॉपस्टिक्स बनाने वाला, ब्लड केक्स खाने वाला, एनिमल इनर्ट्स एंजॉय करने वाला और स्पाइसेस में माहिर था। उसके डिसेंडेंट्स के फेशियल फीचर्स, हेयर कलर और आंखें अर्थ के एशियंस जैसी लगती थी। क्लाइन को शक था कि ही एक ट्रांस माइग्रेटर हो सकता है और एम्परर रोजेल ने भी कभी कभी ऐसे ही महसूस किया। बेशक थोड़ी डीपर इन्वेस्टिगेशन के बाद रोजेल ने अपनी भाषा, सिंबल्स, ट्रेडिशनल प्रोवर्ब्स और दूसरे फैसेट्स के आधार पर यह हाइपोथेसिस रूल आउट कर दिया। क्लाइन का मानना था कि चॉपस्टिक्स का यूज़, इनर्ट्स खाने की प्रेफरेंस और स्पाइसेस का इस्तेमाल कोई एक्सक्लूसिव ट्रेट नहीं है। नेचर एंजॉय करने वाली स्पीशीज़ में ये धीरे धीरे उनकी डेली लाइफ में नेचुरली शामिल हो सकता है।
जहां तक एल्व्स की बात है, जो सेलर पाथवे वील्ड करते थे और नेचर के करीब थे, क्लाइन को नहीं पता कि क्यों, बस म्यूरल्स और टेक्स्ट में ऐसा डिस्क्राइब किया गया था। क्लाइन ने सोचा, मैं तो ये मानता हूं कि एल्फ किंग शायद ट्रांसमिग्रेटर नहीं है, लेकिन 3 शेथर्ड कोकोन्स को देखकर मैं ज्यादा सुर नहीं हो सकता। शायद हे मेरे फेलो कंट्रीमैन हो। मैं पॉसिबिलिटी को पूरी तरह रूल आउट नहीं कर सकता कि ये एंशिएंट गॉड ट्रांसमिग्रेटर न हो, लेकिन क्लाइन के मन में अब ये शक भी था कि शायद उसके आसपास के कोई हाई रैंकिंग एल्फ भी ट्रांसमाइग्रेटर हो। ऐसा होने पर एल्फ किंग की नाम की परंपरा भी आगे चल सकती थी। क्लाइन ने अपने फिंगर्स टैप करते हुए चुपचाप सोचा। लगभग उसी समय उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 दिशाएं बन गई। ग्रोसेल के ट्रिपल्स में इल्वैन सॉन्गस्टर सियाटस थी, जो सोनिया थ्रिम की क्वीन ऑफ कैलेमिटी कोहिनम की सेवा करती थी। बस अगर मैं उसके सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस में प्रवेश करूं, तो मैं एल्फ से कांटेक्ट कर सकता हूं और एंशिएंट गॉड के मेमोरी फ्रेगमेंट ढूंढ सकता हूं। क्लाइन ने सोचा, मैं हाइप्नोसिस भी इस्तेमाल कर सकता हूं, सीधे उसके सबकॉन्शियस को बोलने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं ऐसे मामलों में अच्छा नहीं हूं। लास्ट टाइम जब मैंने ग्रोसेल के सबकॉन्शियस में डेल्व किया, तो मैं क्विक टेम्पर्ड हो गया और हार्डली काम हो पाया। भले ही मैं अब डेमीगॉड हूं, लेकिन मैडनेस और कंट्रोल खोने की इंक्लिनेशन को रेजिस्ट करना और भी प्रेसिंग हो जाता है, और मेरी मेंटल स्टेट को रेगुलेट करना काफी समय तक मुश्किल रहेगा। फोर्सफुल स्पिरिट चैनलिंग ऐसे सिचुएशन और टारगेट के लिए सूटेबल नहीं है। क्लाइन ने थोड़ी चिंता भरी फ्राउन बनाई। उसने महसूस किया कि शायद उसे किसी मिस्टिकल आइटम की जरूरत होगी जो स्पेक्टेटर पाथवे में रिलेटिवली हाई लेवल सीक्वेंस का हो, या कम से कम एक असिस्टेंट चाहिए जो हिप्नोटिस्ट हो। क्लाइन ने गंभीरता से विचार करना शुरू किया कि शायद मिस जस्टिस की मदद लेनी पड़े।